हेलो एवरीवन, मॉडल केम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम +1 हिस्ट्री का दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रारंभिक नगर। प्रारंभिक नगर, जैसा कि हम लोगों ने पहले लेसन के अंदर पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था आदि मानव के बारे में कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और कहाँ पर हुई। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ पर हुआ और हुआ तो उसी जगह पर क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व के अंदर नगरों का, शहरों का जो निर्माण था सबसे पहले हुआ था मेसोपोटामिया के अंदर। मेसोपोटामिया, जिसको हम आजकल इराक कहते हैं। मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है मेसोस और एक है पोटेमोस। मेसोस का अर्थ है मध्य, बीच में, और पोटेमस का अर्थ है नदी, अर्थात नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। जैसे कि भारत के अंदर हम लोगों ने दोआब का क्षेत्र या पंजाब का क्षेत्र सुना है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हमारे यहाँ पर दोआब, और जहाँ पर 5 नदियाँ जो बहती हैं उस क्षेत्र को हम लोग पंजाब के नाम से जानते हैं। तो मेसोपोटामिया की जो 2 नदियाँ हैं वो हैं, एक है दजला नदी और एक है फरात नदी। मेसोपोटामिया के उत्तर में, जैसे हमारे देश के उत्तर में एक पर्वत है हिमालय पर्वत, वैसे ही मेसोपोटामिया के उत्तर में एक पर्वत है, उसका नाम है तोरूस। ये लगभग 10,000 फुट ऊंचा है, जो कि बर्फ़ से ढका रहता है। तो इससे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और उन्हीं नदियों में से 2 नदियाँ हैं, एक का नाम है दजला और एक का नाम है फरात। इन दोनों नदियों के मध्य में ही शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की। उसके बाद इन नदियों से बाहर का भी जो क्षेत्र है वो भी इराक के अंदर आता है, लेकिन शुरुआत में दजला और फरात नदी के बीच के ही क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। दजला नदी जो है वो लगभग 1850 किलोमीटर लंबी है और फरात नदी वो है लगभग 2350 किलोमीटर लंबी। अब दजला नदी जो है इसका बहाव बहुत ही तेज है, इसके अंदर यात्रा करना बड़ा मुश्किल है और इसका तट भी जो है काफ़ी कटा फटा है और ऊंचा नीचा है। जबकि फरात नदी जो है इसका जो बहाव है वो काफ़ी धीमा है और तट भी कम कटा फटा है। इसीलिए जो शुरुआत हुई थी शहरों की वो सबसे पहले फरात नदी के तटों पर ही हुई थी। यदि मेसोपोटामिया के ज्योग्राफी की हम बात करें, अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो मेसोपोटामिया के उत्तर में घास के हरे भरे मैदान पाए जाते हैं जिनको स्टेपी कहते हैं। ये उत्तर में है। यदि मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्व की बात की जाए तो उधर पर्वत पाए जाते हैं, बड़े साफ झरने पाए जाते हैं, जंगली पौधे पाए जाते हैं। और जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है वो रेगिस्तानी है, इसके बावजूद भी वो भाग काफ़ी उपजाऊ है। अब क्या है, स्टेपी जो घास के मैदान हैं यहाँ पर वर्ष में पूरा वर्ष जो है घास मिलती है, तो इसलिए इस क्षेत्र में पशुपालन जो है वो एक काफ़ी फायदे का सौदा है। दूसरा, उत्तर पूर्व में भी काफ़ी झरने पाए जाते हैं। तो यही कारण है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो मुख्य व्यवसाय था लोगों का वो था पशुपालन और खेती। खेती ज़्यादा होने के कारण क्या है, वहाँ के लोगों ने स्थायी जीवन को अपनाया। मेसोपोटामिया के अंदर लगभग 6000 से लेकर 7000 साल पहले जो है खेती प्रारंभ हो गई थी। यही कारण है कि वहाँ के लोगों ने स्थायी जीवन को काफ़ी पहले अपना लिया था और शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। क्या है, जो शहरों का जो निर्माण हुआ उसका कोई एक कारण नहीं है, बहुत से जो कारण हैं जिनके लिए, बहुत से कारण जो हैं शहरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे सबसे पहले है उत्पादक खेती।
खेती के मामले में मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है काफ़ी विकसित थी। मेसोपोटामिया के अंदर सदा निरा नदियाँ बहती थी, भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, तो इसलिए वहाँ के लोग खेती को जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर करते थे। जो वहाँ की जो प्रमुख जो फसलें थी वो थी गेहूँ, जौ, मसूर और खजूर, मूंग और अन्य। तो काफ़ी उत्पादक खेती होती थी, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता था। उत्पादन के कारण क्या है, अपने प्रयोग के अलावा लोगों ने जो खेती के जो उत्पादन है गेहूं, जौ, मटर, मसूर को बेचना भी शुरू कर दिया, जिसके लिए मंडियों की ज़रूरत पड़ी और मंडियों ने धीरे धीरे जो है शहरों का रूप लेना प्रारंभ कर दिया। दूसरा कारण क्या है शहरों का, राजाओं के प्रयास, राजाओं के प्रयास। मेसोपोटामिया के जो राजा थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी संपन्न थे, काफ़ी बड़ी उनके पास सेना होती थी, जिस कारण क्या है उन्होंने बहुत सारे शहरों का निर्माण करवाया। इसी लेसन में हम आगे चलकर कई शहरों के बारे में पढ़ेंगे, तो उनका जो निर्माण है वो राजाओं द्वारा ही करवाया गया है। राजाओं के प्रयास के कारण ही बहुत सारे शहरों का निर्माण हुआ। राजा को जो स्थान पसंद आ जाता था वहीं पर वो शहर बनाने के लिए, अपना महल बनाने के लिए या फिर किसी देवता का मंदिर बनाने के लिए आदेश दे देते थे, और राजा के आदेश को कोई मना नहीं कर सकता था। तीसरा कारण था मुद्रा, मुद्रा और मोहरों का प्रारंभ उन्होंने कर दिया था। क्या है, मुद्रा के लिए वो क्या करते थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनकी जो मुद्रा थी वो बेलनाकार मार्कर के जैसी होती थी, जिसके बीच से वो छेद करते थे, और मुद्रा के ऊपर वो राजा का नाम, उसके या मालिक का नाम या उसका चित्र जो है वो उकेर देते थे। और उसकी सहायता से क्या करते थे, जो है गीली मिट्टी को करके उसके ऊपर वो मुद्रा को घुमा देते थे, जिससे क्या है उसका जो चित्र है और नाम है वो उस मिट्टी की परत के ऊपर छप जाता था। तो इसके कारण मोहरों से क्या फ़ायदा हुआ, मेसोपोटामिया के लोगों को व्यापार करना बहुत आसान हो गया। वे अपने सामान को किसी गट्ठर के अंदर बांधते थे और उसके ऊपर वो मोहर लगा देते थे। यदि मोहर टूटी हुई मिलती थी तो आगे वाला सामान जो है उसको स्वीकार नहीं करता था, लेकिन यदि मोहर वैसी की वैसी है तो लोगों को सामान को एक्सेप्ट करने में, सामान को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो जिसके कारण क्या है, जो व्यापार जो है मेसोपोटामिया का वो काफ़ी विकसित था। और व्यापार के विकसित होने का एक कारण ये भी था क्योंकि जो मेसोपोटामिया के अंदर जो आसपास के जो क्षेत्र थे उनसे उनके संबंध जो है बहुत ही अच्छे थे। अगला कारण जो है शहरों के निर्माण का वो है जल यातायात। प्राचीन समय में और आज के समय में भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए सबसे आसान और सबसे कम खर्चीला जो तरीका वो है जल यातायात। और मेसोपोटामिया की जो फरात नदी थी उस समय विश्व के प्रमुख जल मार्गों में से एक थी। तो व्यापार करना जो है जल मार्ग के सहायता से बड़ा ही आसान हो जाता है, और अगर व्यापार जितना विकसित होगा उतना ज़्यादा शहरों का निर्माण होगा। तो जल यातायात के कारण भी मेसोपोटामिया के अंदर सबसे पहले नगरों का विकास हुआ। एक और कारण है मंदिर। मेसोपोटामिया के लोगों ने काफ़ी मंदिरों का निर्माण किया और मंदिरों को बनाने में काफ़ी वर्ष लग जाते थे। तो तब तक जो है लोग उन्हीं मंदिरों के आसपास रहना शुरू कर देते थे। मंदिर जो होते थे, मंदिर के अंदर बहुत सारे कमरे बनाए जाते थे, वहाँ पर शिक्षा का कार्य भी किया जाता था। मंदिर लोगों को ब्याज पर पैसे भी देता था क्योंकि मंदिर के पास काफ़ी ज़मीन होती थी। मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और प्रारंभ में क्या है, मेसोपोटामिया के अंदर पत्थरों की, शिलाओं की कमी थी, पत्थरों की कमी थी। पत्थरों की कमी के कारण जो है मकान बनाना, शहर बनाना कठिन था। लेकिन इस समस्या को कैसे दूर किया, जब मेसोपोटामिया के लोगों ने दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने नावें बना ली, जो फरात नदी से सामान को इधर से उधर लाना ले जाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बाहरी देशों से पत्थर जो है
वो लाना शुरू कर दिया और इस तरह से वो जो कमी थी पत्थरों की वो कम दूर हो गई और शहरों का निर्माण शुरू हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो नगर थे वो किस प्रकार के नगर थे, नगरों के स्वरूप के बारे में। नगरों को पढ़ने से पहले हम नगरों के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं कि क्या वो आज के वर्तमान शहरों के जैसे थे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नगर योजना। मेसोपोटामिया के अंदर जो नगर बने वो एकदम से नहीं बन गए, काफ़ी उसके ऊपर नगर योजना को ध्यान में रखकर ही उनको बनाया गया है। मेसोपोटामिया के जो नगर थे वो उनकी जो गलियां होती थी काफ़ी चौड़ी होती थी, सड़कों पर रोशनी का प्रबंध किया जाता था, जो मकान बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से उनकी नींव भरी जाती थी और जो मकान होते थे वो किस प्रकार के होते थे, बीच में वो खुला आंगन रखते थे और आंगन के चारों तरफ वो बहुत सारे कमरे बनाते थे। लेकिन मेसोपोटामिया के अंदर लोग घरों में खिड़की नहीं लगाते थे। जो धनी व्यक्ति थे वो अपने मकानों के अंदर गर्मी से बचने के लिए नीचे तहखाने बनवाते थे और पानी की निकासी का विशेष प्रबंध होता था। तो बड़े ही व्यवस्थित तरीके से वो नगर बनाए जाते थे। दूसरे अगर बात करें वर्गों के बारे में, नगर के वर्ग जो उस समय जो नगर थे मेसोपोटामिया के, वो उस समय जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था कुलीन वर्ग, दूसरा था मध्य वर्ग और तीसरा था किसान या किसान मजदूर और दास। कुलीन वर्ग के अंदर आते थे राजा, पुरोहित, सेना के बड़े अधिकारी और बड़े व्यापारी। ये बड़े ही ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे। समाज में इनका काफ़ी मान सम्मान होता था और काफ़ी मात्रा में धन जो है इनके पास होता था। दूसरा है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग के अंदर छोटे व्यापारी, राज्य के छोटे अधिकारी और समृद्ध किसान आते थे। और तीसरा वर्ग था किसान, मजदूर और दासों का, जिनका जीवन जो है बड़ा ही दयनीय था। इनकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी और इनमें सबसे बुरी हालत थी वो थी दास। दास भी 3 प्रकार के थे। एक तो जो दंपत्ति होते थे, गरीब होते थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो अपने बच्चों को बेच देते थे। दूसरा, युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को भी दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। और तीसरे, वो जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे वो भी अपने मालिक के यहाँ पर दास के रूप में कार्य करते थे। तो इस प्रकार का वो समाज था। यदि परिवार की बात करें तो जो शहरी जीवन था मेसोपोटामिया का, वहाँ पर जो परिवार थे वो एकल थे। परिवार थे वो एकल थे। संयुक्त परिवार की प्रणाली वहाँ पर नहीं पाई जाती थी। परिवार के अंदर परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी और बच्चे ही होते थे। पुरुष जो है पुरुष प्रधान समाज था। परिवार के मुखिया की बात मानना परिवार के सदस्यों के लिए परमावश्यक था। परिवार में लड़का होना जरूरी था। विवाह शादी में वो बड़ी धूमधाम से विवाह शादी करते थे। यदि महिलाओं की स्थिति की बात करें, महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति जो है मेसोपोटामिया के अंदर काफ़ी अच्छी थी। महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार होता था। जो दहेज मिलता था महिलाओं को, उसके ऊपर महिला का पूर्ण अधिकार होता था। महिलाओं को पुनः विवाह करने की, तलाक लेने की अनुमति थी। पति के मर जाने पर पति के व्यापार को संभालने की जिम्मेदारी भी महिला पर आती थी। सभी जो धार्मिक कर्मकांड थे उनमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। हालांकि उस समय उपपत्नियां रखने का भी रिवाज था, परंतु कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। देवदासी प्रणाली भी वहाँ पर शुरू हो गई थी, लेकिन अन्य सभ्यताओं को देखते हुए काफ़ी अच्छी स्थिति में थी मेसोपोटामिया की महिलाएं। मनोरंजन की बात करें तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो अपने मनोरंजन के लिए सामूहिक गायन और नृत्य का आयोजन करते थे।
खुदाई में वीणा, ढोल और बांसुरी जो है वो पाया गया है। तो काफ़ी म्यूजिक के जो संगीत के जो है काफ़ी शौकीन थे मेसोपोटामिया के लोग। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लोग कुश्तियाँ देखने के काफ़ी शौकीन थे, या फिर पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ भी वो बड़े चाव से देखते थे। बच्चों के लिए भी अलग अलग प्रकार के खिलौने जो हैं वो बनाए जाते थे। तो इस प्रकार के जो हैं वो शहर मेसोपोटामिया के अंदर पाए जाते थे। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो लोग कैसे थे, धार्मिक, तो लोग जो काफ़ी धार्मिक थे मेसोपोटामिया के, लेकिन वो परलोक की बजाय इस लोक में ज़्यादा विश्वास रखते थे। जो मंदिर थे, मंदिरों के लिए एक विषय अलग से प्रश्न पूछा जाता है इस लेसन के अंदर। तो जो मंदिर हैं वो प्रारंभ में क्या है, कच्चे और छोटे होते थे मेसोपोटामिया के अंदर, लेकिन धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता गया। पहाड़ी क्षेत्रों में जो पर्वतों पर जो है मेसोपोटामिया के लोगों का मानना था कि पर्वत जो है देवताओं का निवास स्थान है, तो पर्वत क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी मंदिर बनाए हैं। मंदिर कैसे बनाते थे, वो बहुत चौड़े बड़े क्षेत्र में बनाते थे, और आंगन के चारों तरफ बहुत सारे कमरे होते थे जिनमें पुरोहित रहते थे और यात्री आते थे दान में दी गई वस्तुओं को रखने के लिए, और जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी रहते हैं उनके रहने के लिए विशेष प्रबंध था। लोग दान देते थे, दान में लोग मंदिरों में लोग अनाज, खजूर, मछली और दही और पशु बलि ये सब देते थे। इसके अलावा वो ज़्यादा आडंबर वगैरह नहीं करते थे। मंदिरों के पास काफ़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, जिसके कारण मंदिर जो काफ़ी धनवान हो गए थे। वो ब्याज पर पैसे देने का कार्य भी मंदिर ब्याज पर पैसे देने का कार्य भी करते थे मंदिर। उसके अलावा शिक्षा का केंद्र था। शिक्षा जो है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया के लोगों ने जो है भाषा का विकास कर लिया था और लिपि का भी विकास कर लिया था। यदि लिपि की बात करें तो मेसोपोटामिया के अंदर आज से लगभग 3200 ईस्वी पूर्व जो है उन्होंने भाषा का विकास कर लिया था। जब सबसे पहले जो भाषा उन्होंने विकसित की थी, लिपि जो विकसित की, उसका नाम था सुमेरियन। उसके बाद सुमेरियन के बाद जो भाषा आई उसका नाम था अक्दी, और उसके बाद अरामाइक। ये जो भाषाएं थी ये उस समय मेसोपोटामिया के अंदर प्रयोग में लाई जाती थी। शिक्षा का कार्य मंदिरों में ही होता था। उसके बावजूद भी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कारण ये था कि अधिकतर लोग अपने दैनिक कार्यों में ही उलझे रहते थे, पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा महत्व नहीं था। दूसरा कारण ये था कि जो भाषा थी वो भी काफ़ी मुश्किल थी। भाषा के अंदर लगभग 2000 शब्द थे, और भाषा कैसी थी उनकी, चित्रात्मक भाषा थी। जो सुमेरियन जो भाषा थी वो चित्रात्मक थी, और शब्दों की जो संख्या थी, जो चित्रों की संख्या थी, लगभग 2000 के आसपास थी। तो इतने जो शब्द वो सीखने पड़ते थे। लिपि के लिए वो क्या करते थे, उन्होंने एक विशेष तरीका अपनाया हुआ था। उस समय जो है कागज़ की खोज नहीं हुई थी, तो मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, मिट्टी की पट्टिकाएँ बनाते थे। उसके लिए वो क्या करते थे, मिट्टी को बारीक कूटकर छान के उसको गीला करके उसकी पट्टिकाएँ बनाते थे। पट्टिका इस प्रकार के बनाते थे ताकि वो हाथ में आसानी से पकड़ी जा सकें। उसके बाद उसको सुखाते थे, और पूर्ण रूप से सूखने से पहले ही उसके ऊपर सरकंडे से या किसी तीखी नोकीली चीज़ से छिद्रों के द्वारा उन चित्रों को वो उकेर देते थे उसके ऊपर। बाद में उसको सुखाकर आग में पका लिया जाता था ताकि वो सुरक्षित रह सकें। पट्टिकाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता था, एक तो जो ज़मीन है उसके आदान प्रदान के लिए, ज़मीन की मलकियत को दर्शाने के लिए, राजाओं के आदेशों को, राजाओं के आदेश लिखे जाते थे पट्टिकाओं पर। दान में दी गई वस्तुएं, दान में दी गई वस्तुओं के बारे में लिखा जाता था। यदि कोई नया शब्द है, शब्दकोश में नया शब्द जोड़ने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए, तो इसलिए पट्टिकाओं का प्रयोग
किया जाता है। मेसोपोटामिया के अंदर ही सबसे पहले पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। तो उस समय जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो काफ़ी विकसित हो गई थी, विदेशी व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये अब हम पढ़ते हैं प्रमुख शहरों के बारे में, जिसके लिए ये पूरे हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से प्रमुख शहर थे उस समय। दुनिया का जो सबसे पहला शहर था, जो पहला नगर था, वो मेसोपोटामिया के अंदर ही बना था और उसका नाम था उरूक। मेसोपोटामिया का सबसे पहला नगर था उरूक। इसकी स्थापना की थी एनमर्कर ने। एनमर्कर ने इसकी स्थापना की थी आज से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व, फरात नदी के किनारे पर, जो कि इराक के अंदर जो शहर है बगदाद, उससे 250 किलोमीटर उत्तर में था। 250 किलोमीटर की दूरी पर है ये उरूक नगर। ये विश्व का सबसे पहला शहर था। इसकी स्थापना एनमर्कर ने की थी, जो कि काफ़ी प्रतिभावान शासक था। इसका एक और शासक है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम था गिलेमिस। उरूक नगर की हम बात करें तो ये नगर योजना को ध्यान में रखकर बनाया हुआ शहर था। काफ़ी चौड़ी गलियां थी, पानी की अच्छी व्यवस्था थी, पानी निकासी की व्यवस्था थी, सड़कों पर रोशनी का प्रबंध किया गया था, मकानों की नींवों को जो है पक्की ईंटों से बनाया गया था। यदि बात करें गिलेमिस की, तो गिलेमिस का एक अलग ही प्रश्न आता है, गिलेमिस का महाकाव्य। गिलेमिस जो है वो 2700 ईस्वी पूर्व उरूक नगर का शासक बना। उसने अपने राज्य की राजधानी उरूक को बनाया। उसके बाद जो है इसी लेसन के अंदर एक क्वेश्चन आता है गिलेमिस का महाकाव्य। जैसे हमारे देश के अंदर महाभारत है, महाकाव्य है, जो जिसको दोहों जैसे कि गाकर पढ़ा जा सकता है, तो ऐसे ही गिलेमिस का जो महाकाव्य है उसको हम गाकर पढ़ सकते हैं, जिसकी रचना की गई थी आज से लगभग 4000 साल पहले, 2000 ईस्वी पूर्व इसकी रचना की गई थी, जिसको 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। गिलेमिस जो है बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। इसने आसपास के राज्यों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बड़ा ही पराक्रमी योद्धा था, लेकिन ये अत्याचारी बहुत था। इसके अत्याचारों से परेशान होकर उरूक की जनता ने अन्नू क्या है? अन्नू वहाँ का सूर्यदेव है। सूर्यदेव को अन्नू कहा जाता था। यदि बात करें तो उनके जो देवता थे, एक था अन्नू, एक था नन्ना, जिसको चंद्रदेव को नन्ना कहा जाता था। एक था एनकी था वायु व जल का देवता। और एक और देवी थी उनकी, उसका नाम था इनाना, जो कि प्रेम व युद्ध की देवी थी। तो उरूक की जनता ने अन्नू से अपने आप को बचाने की प्रार्थना की। अन्नू देवता ने क्या किया, एक अन्य देवी थी जिसका नाम था अरूर। उसको ये काम सौंपा। अरूर ने गिलेमिस को मारने के लिए एक जीव की रचना की, जिसका नाम था एनकिडू। ये आप लोगों ने याद रखना है। अरूर ने एनकिडू की रचना की।
एनकिडु क्या था, आधा मानव और आधा जानवर था, काफ़ी शक्तिशाली जीव था। उसकी रचना की और उसको पृथ्वी पर भेजा। एनकिडु का और गिलेमिश का युद्ध हुआ। एनकिडु का और गिलेमिश का युद्ध हुआ, परंतु इस युद्ध में कोई नहीं जीता। दोनों काफ़ी पराक्रमी थे, दोनों बराबर के लड़ते रहे, जिस कारण क्या है, दोनों मित्र बन गए। गिलेमिश और एनकिडु मित्र बन गए और साथ में रहने लगे। बाद में एनकिडु और गिलेमिश ने एक राक्षस था जिसका नाम था हुम्बाबा। हुम्बाबा जो है एलम का रहने वाला था। इसके मुख से आग निकलती थी। जैसे हमारी कहानियों के अंदर भस्मासुर का नाम है, वैसा ही राक्षस था हुम्बाबा। गिलेमिश ने हुम्बाबा को ललकारा। बाद में गिलेमिश और एनकिडु ने मिलकर हुम्बाबा का वध कर दिया, जिसके कारण जो है गिलेमिश और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। उसकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर एक देवी थी, उसने गिलेमिश से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु गिलेमिश ने मना कर दिया। परंतु जो एनकिडु था, एनकिडु जो है वो एक नर्तकी से प्रेम करने लगा। जब वो नर्तकी से प्रेम करने लगा, एक नाचने वाली से प्रेम करने लगा, तो सारे देवी देवता उससे नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो कर्तव्य उसको दिया गया था गिलेमिश को मारने का, वो पूरा नहीं किया और पृथ्वी लोक पर जाकर वो किसी महिला से प्रेम करने लगा। तो इस कारण देवता उससे नाराज हो जाते हैं और उसके बाद जो है एनकिडु बीमार होकर मर जाता है। इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के कारण जो है गिलेमिश काफ़ी उदास होता है। उसने 7 दिन तक शोक मनाया। उसके बाद उसको लगने लगता है कि एनकिडु जितना शक्तिशाली जीव अगर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है तो मेरी भी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो अमर होने के सपने देखने लगता है और काफ़ी प्रयास करता है। अंत में उसको एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, उसका नाम है उतनापिस्टिम। ये कौन व्यक्ति था? ये क्या था? मेसोपोटामियन साहित्य के अनुसार पृथ्वी पर जल प्रलय हुई थी। जल प्रलय में सभी व्यक्ति मारे गए थे, केवल एक व्यक्ति बचा था, उसका नाम था उतनापिस्टिम। तो गिलेमिश इस व्यक्ति के पास जाता है और इसे अमर होने का तरीका पूछता है। तो उतनापिस्टिम उसको समुद्र के अंदर एक पेड़ के बारे में बताता है और बताता है कि यदि वो उस पेड़ को प्राप्त कर लेता है तो वो अमर हो जाएगा। गिलेमिश बहुत सारे प्रयास करने के बाद समुद्र से वो पेड़ प्राप्त कर लेता है, लेकिन वापसी रास्ते में जब वो आ रहा था तो वो सो जाता है और एक सांप जो है वो पेड़ को लेकर भाग जाता है। अंत में निराश होकर गिलेमिश ये अनुभव करता है कि वो अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, उसके पुत्र और उसकी प्रजा जो है जीवन का आनंद लेंगे और उसके बाद जो है वो अत्याचार का जो रास्ता है वो छोड़ देता है। तो इस प्रकार का महाकाव्य है जिसका भी अलग से प्रश्न आ जाता है। उसके बाद यदि बात की जाए अगले नगर की, तो उस दूसरे नगर का नाम है ऊर। इसकी स्थापना हुई थी 2760 ईस्वी पूर्व। 2760 ईस्वी पूर्व ऊर की स्थापना की गई। 2100 ईस्वी पूर्व तक युद्धों के कारण ये जो नगर है नष्ट हो गया। पुनः इसको बसाया गया, लेकिन 550 ईस्वी पूर्व तक इसका पतन हो गया। इसके पतन के भी बहुत सारे कारण हैं। इस नगर के अंदर नगर योजना का कोई ध्यान नहीं रखा गया। अन्य नगरों की विपरीत इस नगर की गलियां जो हैं वो काफ़ी कम चौड़ी थी, जिसके कारण जो है यातायात में काफ़ी दिक्कत आती थी। अनाज के बोरे वगैरह को ले जाने में जो गाड़ी वगैरह जाती थी वो नहीं पहुंच पाती थी, तो जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना होता था। लोग जो है कचरे का ढेर लगा देते थे अपने घरों के सामने, जिस कारण क्या है
कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी बारिश के समय में। जल निकासी का भी कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया था और यहाँ के लोग काफ़ी अंधविश्वासी भी थे। उनका मानना था कि यदि दहलीज, घर की दहलीज अगर ऊंची हो गई तो उनको धन प्राप्त होने के ज़्यादा अवसर मिल सकते हैं। यदि किसी का दरवाज़ा जो है, घर का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलेगा तो उससे क्या है, घर की महिलाएं जो हैं पुरुषों के लिए सिरदर्दी का कारण बनेंगी। और भी कई प्रकार के अंधविश्वास जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक विशेष एक अच्छा कार्य ये था कि घरों के अंदर उन्होंने बारिश के पानी को जमा करने के लिए कुएं और कुंड बनाए हुए हैं, जो कि अन्य शहरों में इतने विशाल रूप में देखने को नहीं मिलते। अगर तीसरे शहर की बात करें, और ऊर के अंदर हमें एक शाही कब्र मिली है, शाही कब्र, जिसके अंदर 16 राजाओं व रानियों की कब्रें मिली हैं। उसके बाद यदि हम बात करें मेसोपोटामिया के तीसरे शहर की, तो उस शहर का नाम है मारी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2900 ईस्वी पूर्व, और 2006 में इसकी खुदाई का कार्य जो है पूरा हुआ है। 2900 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना हुई थी और इसकी खुदाई का कार्य जो है वो 2006 में पूरा हुआ है। ये नगर भी फरात नदी के किनारे पर था, बसरा से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर। इसमें भी नगर योजना का विशेष ध्यान रखा गया है। इसकी जो प्रमुख बातें ये है, एक तो यहाँ का जो शासक था जिमरिलिम, इसके द्वारा बनाया गया महल काफ़ी फेमस है। अलग से क्वेश्चन आता है जिमरिलिम के महल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसने जो महल बनवाया था उसके अंदर 260 कमरे थे। दूर दूर के राजा इस महल को देखने के लिए आए थे, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर था और अपने समय में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महल था। इसके भित्ति चित्र, दीवार पर जो बनाए गए चित्र थे, मूर्तियाँ, रंगीन पत्थरों से जो सजावट की गई थी, वो उसको और भी ज़्यादा आकर्षित बनाती थी। अगर अगली बात करें तो मारी की विशेष बात यह है कि इसका विदेशी व्यापार अन्य शहरों की अपेक्षा काफ़ी विकसित था। विदेशी लोगों के साथ व्यापार जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में होता था। लेकिन मारी के अंदर भी एक समस्या थी, वैसे तो अन्य शहरों में भी थी, लेकिन मारी में जो विशेषकर देखने में आई है, जो चरवाहे थे, जो खानाबादोश जो चरवाहे थे, जो पशुओं को चराते थे, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा थी मारी के अंदर। इस कारण वहाँ मारी के किसानों के अंदर और चरवाहों के अंदर काफ़ी झगड़े भी होते रहते थे। क्या कारण था कि जो चरवाहे थे वो किसानों के खेतों के बीच से पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे, जिससे उनकी फसलें खराब हो जाती थी। दूसरा कारण था, कई बार जो खानाबदोश चरवाहे थे वो किसानों को लूट लेते थे, और कुछ चरवाहे और बाहर के लोग जो है यहाँ पर कार्य करने के लिए आते थे, लेकिन बाद में वहीं पर वो रहने लग जाते थे, जिसके कारण भी किसानों में और उन लोगों में झगड़े होते थे। उसके बाद यदि हम अगले शहर की बात करें, उस शहर का नाम है लगस। लगस भी फरात नदी के दजला नदी के किनारे पर था। लेकिन इसकी जो विशेष बात है वो यहाँ का शासक है गुड़िया। यहाँ पर एक शासक हुआ है जिसका नाम है गुड़िया। उसने 2144 ईस्वी पूर्व से 2124 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी पूर्व में जो है संख्या उल्टी चलती है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो उसने लगभग 20 सालों तक शासन किया मारी के ऊपर, लगस के ऊपर। काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था, काफ़ी दयालु व्यक्ति था। व्यापार को इसने काफ़ी विकसित किया, प्रजा बहुत खुश थी इसके राज में।
अन्य कोई ज़्यादा विशेष इसके अंदर बात नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें अगले शहर की, शहर का नाम है, और लगस की स्थापना की थी उरनीना ने। उरनीना, ये आप लिख लेंगे। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके भी बार बार लिख सकते हैं। तो उरनीना ने इसकी स्थापना की थी। अगला जो शहर है उसका नाम है निनवे, और इसकी स्थापना की थी नीनस ने। नाम मिलता जुलता है। नीनस ने निनवे की स्थापना की थी आज से लगभग 1800 ईस्वी पूर्व। 1800 ईस्वी पूर्व। निनवे की सबसे खास बात क्या है? इसके अंदर पाया गया पुस्तकालय। निनवे के अंदर एक और शासक हुआ जिसका नाम था अशुरपनिपाल। शिक्षा का काफ़ी शौकीन व्यक्ति था। इसने निनवे के अंदर एक पुस्तकालय बनवाया था जिसके अंदर लगभग 1000 ग्रंथ रखे गए थे, पट्टिकाओं के रूप में ग्रंथ जो है पाए गए थे। और अनुमान लगाया जाता है कि यह विश्व का सबसे पहला पुस्तकालय था जो कि निनवे मेसोपोटामिया के अंदर था। उसके बाद अगर अगले शहर की बात करें तो एक और शहर है जिसका नाम है किस। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध शहर था मेसोपोटामिया का। इसकी सबसे विशेष बात क्या है कि किस शहर के अंदर पहली महिला जो है गद्दी पर बैठी थी। शासकों के बाद, शासक की मृत्यु के बाद यहाँ पर गद्दी पर बैठी पहली महिला थी, उसका नाम था कुबबा, जो कि पहली महिला शासिका थी। लगभग वो 2400 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठी थी। 2450 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठी। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। उसके बाद यदि हम बात करें अन्य शहर की तो उसका नाम है बेबीलोन। बेबीलोन जो शहर है इसकी स्थापना की थी सारगोन ने। ये उस समय का सबसे बड़े शहरों में से एक था। उस समय ये लगभग 850 हेक्टेयर में फैला हुआ था। लगभग 2370 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना की गई थी और अपने समय के सबसे बड़े शहरों में से एक था। इस प्रकार और भी बहुत सारे शहर हैं जो मेसोपोटामिया के अंदर पाए जाते हैं। मेसोपोटामिया की लिपि, मेसोपोटामिया के मंदिर, मेसोपोटामिया के शहर जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।